नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी। आइए अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के शुभारंभ समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन। जाति के नाम पर जहर घोलने के प्रयासों पर किया कटाक्ष। गांव की साझी विरासत को सशक्त करने का किया आह्वान। दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा की पहली सूची में 29 उम्मीदवारों के नाम। नई दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोकेंगे प्रवेश वर्मा। रमेश बिधूड़ी, कैलाश गहलोत और अरविंदर सिंह लवली को भी टिकट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शीश महल को लेकर केजरीवाल पर साधा निशाना। घोटालों को लेकर किया जोरदार प्रहार। सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली की आर्थिक बदहाली का उठाया मुद्दा। कांग्रेस ने सीएम आतिशी को घेरा। अजमेर दरगाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चढ़ाई गई चादर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दरगाह में सौंपी चादर। पढ़ा प्रधानमंत्री का संदेश। देश के विकास और विश्व शांति के लिए मिलकर काम करने की कामना। सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 141 रन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 145 रन की बढ़त। ऋषभ पंत ने जड़ा ताबड़तोड़ अर्धशतक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत महोत्सव में शिरकत की। उन्होंने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान भारत मंडपम में प्रदर्शनी देखी, जिसमें ग्रामीण भारत की प्रगति और तकनीक को दिखाया गया है। हस्तशिल्प और जैविक खेती के उत्पाद विशेष आकर्षण हैं। ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन नाबार्ड वित्त सेवा विभाग वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले सरकारों ने गरीबी हटाओ का नारा खूब दिया, लेकिन गरीबी कम नहीं हुई। लेकिन बीते 10 सालों की नीतियों और इरादों की वजह से ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है और ग्रामीण गरीबी कम हुई है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। महोत्सव में ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था, हस्तशिल्प और जैविक कृषि उत्पादों की झलक दिखी। गांव, गरीब और वंचितों के उत्थान के लिए बीते 10 साल में किए गए प्रयासों को प्रधानमंत्री ने दोहराया। उन्होंने बताया कि शौचालय से लेकर पक्की छत तक इस दौरान सुनिश्चित की गई है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ड्रोन दीदी, सेल्फ हेल्प ग्रुप और किसान सम्मान निधि जैसे प्रयास सफल हुए हैं। क्रेडिट की सुविधा गांव-गांव तक पहुंची है। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देकर बताया कि इन 10 सालों में ग्रामीण गरीबी अब 5% से कम हो चुकी है, जो कि साल 2012 में 26% हुआ करती थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कह रही है? रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी करीब 26% थी, 26%। 2024 में 2024 में भारत में रूरल पॉवर्टी यानी गांवों में गरीबी घट कर के पहले जो 26% गरीबी थी, वो गरीबी घट कर के 5% से भी कम हो गई है। गांव के बढ़ते सामर्थ्य, सशक्तिकरण और विकास की गति पर प्रधानमंत्री ने संतोष जताया। उन्होंने कहा कि ये विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में मददगार साबित होगा। गांव की एकता और समरसता को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ प्रधानमंत्री ने सतर्क और एकजुट रहने की अपील की। इन दिनों कई लोग जाति के नाम पर समाज में जहर घोलना चाहते हैं, हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर बनाना चाहते हैं। हमें इन षड्यंत्रों को विफल बनाकर गांव की साझी विरासत, गांव की साझी संस्कृति को हमें जीवंत रखना है
उसको सशक्त करना है। प्रधानमंत्री ने आश्चर्य जताया कि पहले की सरकारों ने ना जाने क्यों गांव में रहने वाली बड़ी आबादी, SC, ST और OBC वर्ग के विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि यही वजह रही कि गरीबी बढ़ती रही, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। प्रधानमंत्री ने गांव की प्रगति के लिए डिजिटलीकरण, FPO और प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को नई ताकत बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने ग्रामीण कौशल और पारंपरिक कला को निखारने, रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी काम किए हैं। अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और दिल्ली विधानसभा के लिए भाजपा ने पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा ने पहली सूची में 29 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नाम जारी किए हैं। इस सूची में प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली विधानसभा सीट से आपके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा गया है। करोल बाग से दुष्यंत गौतम, राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा, बैजवासन से कैलाश गहलोत चुनाव लड़ेंगे। कालकाजी से रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली को टिकट दिया गया है। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से चुनाव लड़ेंगे। मुझे केवल एक बात का डर है कि अरविंद केजरीवाल ये सीट छोड़कर ना भागे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने 3 बार उनको जिताया है। उनको अपने कामों का हिसाब यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया 11 साल में। 11 साल में मैं यहाँ के लोगों से पूछ रहा हूँ कि 11 काम बता दीजिए। 11 तो छोड़िए, कोई 2 काम भी नहीं बता पा रहा। तो यहाँ की जनता जवाब देगी कि उन्होंने यहाँ की जनता को 1 नहीं 2 बार नहीं 3-3 बार ठगा है। पिछले 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मार्लिना के रूप में भी कालकाजी वासियों ने। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पर मार्च में बजट सरकार का आएगा और मई बरसात से पहले कालकाजी की 100% सड़कों को ठीक पक्का करके पानी की निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे। तो जो डेवलपमेंट का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है उसके आधार पर कालकाजी के लोग आशीर्वाद देंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद पर केजरीवाल का बड़ा हमला करते हुए कहा कि केजरीवाल जब राजनीति में आए तब कहते थे कि हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे। आज 50,000 गज में दिल्ली वासियों के 45 करोड़ रुपए का अपने लिए शीश महल बनाया। गृह मंत्री ने कहा कि वो दूसरों से हिसाब किताब मांगते हैं। केजरीवाल जी, आपको दिल्ली की जनता को हिसाब देना होगा। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे। एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। 1 बंगलो से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा। 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। तो भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली की सत्ता पर बैठी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी को ये सत्ता मिली थी तब दिल्ली मुनाफे वाला बजट हुआ करता था, लेकिन 2024-25 पहला साल होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने आप सरकार पर दिल्ली के खजाने को लूटने का भी आरोप लगाया। भारत में सबसे बेहतर आर्थिक स्थिति वाले राज्यों में दिल्ली माना जाता है, जहां के लोगों की आय भी बेहतर होती है, अधिकांश सुविधाओं का वहन केंद्र सरकार करती है। और जब आम आदमी पार्टी सरकार को यह सत्ता मिली तो दिल्ली प्रॉफिट का बजट हुआ करता था। यह वर्ष 2024-25 पहला वर्ष होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रहा है, और वह घाटा कितनी बड़ी चुनौती लेके आया है इसका प्रमाण यह है कि 2024-25 के यानी वर्तमान फाइनेंशियल ईयर के लिए दिल्ली सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड
एनएसएसएफ से 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए पत्रावली मूव की है। कांग्रेस ने आप पार्टी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने आप पार्टी पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि आप पार्टी के नेताओं ने बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को अपमान किया है। पार्टी में स्वराज है, लोकतंत्र है, नेता खुद ही तय कर लिया कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, कहते हैं मैं होऊंगा। पूछा गया आतिशी क्या है, वो तो टेम्परेरी है। तो ये जब टेम्परेरी शब्द उन्होंने यूज किया तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का, उस संवैधानिक पद का और उस पद पर महिला का अपमान है। बिल्कुल आतिशी को जवाब देना होगा, बोलना होगा। ये बात सिर्फ आतिशी की नहीं है, ये संविधान की है, संवैधानिक पद की है और उस पर बैठी एक महिला के सम्मान की बात है। अब उसे जवाब देना चाहिए कि आतिशी टेम्परेरी मुख्यमंत्री अपने आप को मानती हैं या नहीं, हाँ या ना का जवाब दीजिए। लेकिन आपकी कालका जी की जनता हो, दिल्ली की जनता हो, इसको बिल्कुल इसको लेकर उनमें एक आपत्ति है कि ये गलत है। पंजाब की महिलाओं के एक समूह ने दिल्ली में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और दावा किया कि पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान उनके द्वारा किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। वादा किया था, इन्होंने पूरा नहीं किया हमारे साथ। अभी दिल्ली वाले लोगों को कह रहे हैं हम 2500 रुपया देंगे, पंजाब वाली महिलाओं को तो दिया नहीं। 3 साल हो गए वादा किया है। जो लारे पंजाब च ला के ते सरकार बनाई है, ओहो ही लारे ला के ते इत्थे आना चाहते हैं। पर मेरियां महिलावां भैणां नूं मैं बेनती करदी हां कि महिलावां इन्हां दे झांसे विच ना आण, महा झूठे ने। धोखे वाली सरकार है, ये धोखा दे के आ जाती है, फिर राज करती है और उसके बाद फिर कुछ नहीं देती, सिर्फ धोखा धोखा धोखा। जहाँ आएंगे धोखा दे करके आएंगे, धोखा ही करेंगे, सिर्फ धोखा। हम अवेयर करने आए हैं कि आप लोग इनके धोखे में ना आए। हम लोग भुगत चुके हैं और भुगत रहे हैं अभी तक। पंजाब से कांग्रेस नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपकी राज्य सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने आप पर झूठे वादों के सहारे जनादेश हासिल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप पार्टी ने पंजाब की महिलाओं से 1000 रुपए देने का वादा किया था, जिसे पूरा नहीं किया गया। इसी तर्ज पर अब दिल्ली की महिलाओं से भी 2100 रुपए देने का वादा कर रहे हैं। लेकिन ये वादा कैसे पूरा होगा और बजट में इसके लिए क्या प्रावधान है, इसका खुलासा वो नहीं कर रहे हैं। आज पंजाब के लोग उन वादों का और केजरीवाल साहब जी की बातों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक जो वादा पंजाब की महिलाओं के साथ किया कि मैं 1000 रुपया हर महीने दूंगा, ऐसा ही वादा आज उन्होंने दिल्ली की महिलाओं, मेरी माताओं बहनों के साथ किया है। और यहां 1000 रुपया नहीं, 2100 रुपया देने की बात की है। ना 2100 कहां से आएगा, कौन देगा, क्या बजट में प्रोविजन होगी और कैसे उसको लागू किया जाएगा, इसका कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन वादा कर दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों से बजट पूर्व चर्चा की और उनसे सुझाव मांगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इस साल कृषि विकास दर 3.5% से 4% रहने की संभावना है। आने वाला जो बजट है उसके लिए कुछ सुझाव अगर हमारे मन में हो तो मुझे लगा कि एक बार मैंने किसानों से भी बात की, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी चर्चा की, लेकिन मुझे लगा कि कृषि मंत्री किसानों की सारी समस्याओं से रूबरू होते हैं, उनसे बेहतर जानकार कोई नहीं हो सकता। इसलिए आपसे भी बजट के संबंध में भी सुझाव लिए जाएं। और दूसरी चीज, अभी जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के अंतर्गत अगर आपको लगता कोई सुधार और संशोधन की आवश्यकता है तो आपके सुझाव जरूर दीजिएगा। 2024 के 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2025 तक 4 महीने के लिए
और उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा से एक दर्दनाक हादसे में सेना का एक वाहन खाई में जाकर गिर गया। बताया जा रहा है कि बांदीपोरा जिले में वूलर व्यू पॉइंट के पास सेना का एक वाहन खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण फिसलकर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 3 जवानों की मृत्यु हो गई। इस बीच स्थानीय लोगों ने घटनास्थल से बाकी के जवानों को बाहर निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भेजी गई चादर को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ा दिया। किरेन रिजिजू के साथ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी भी मौजूद थे। ये 11वीं बार है जब पीएम मोदी की तरफ से अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर पेश की गई है। इस दौरान किरेन रिजिजू ने दरगाह में चादर पेश की और देश के लिए दुआ मांगी। चादर पेश करने के बाद किरेन रिजिजू ने दरगाह के बुलंद दरवाजे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजा गया संदेश पढ़कर जायरीनों को सुनाया। अपने संदेश में पीएम मोदी ने सभी को उर्स की मुबारकबाद देते हुए देश व दुनिया में अमन, चैन व भाईचारे की कामना की। हम सब बहुत खुशकिस्मत है आज अजमेर दरगाह में आए हैं और हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चादर को लेकर के हम आज यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने दुआ मांगा है अमन चैन के लिए और अजमेर दरगाह से जो संदेश है ये पूरा दुनिया में जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चादर के साथ साथ मोदी जी का जो संदेश पत्र को हमने पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में ठेकेदार सचिन पांचाल आत्महत्या मामले में राज्य मंत्री प्रियांक खड़गे के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तमिलनाडु के काटपाड़ी से डीएमके सांसद कदीर आनंद के स्वामित्व वाले किंगस्टन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्रवर्तन विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। शनिवार तड़के से प्रवर्तन निदेशालय के सभी अधिकारी किंगस्टन कॉलेज में डेरा डाले हुए हैं। ये छापेमारी नोटों की अदला बदली में धोखाधड़ी से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय फ्लावर शो की मनमोहक तस्वीरें अपने एक्स हैंडल में साझा की हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा कि उन्हें इस फ्लावर शो से खास लगाव है क्योंकि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी से उन्होंने इसे बढ़ते हुए देखा है। उन्होंने लिखा है कि ऐसे शो पर्यावरण की सुंदरता को दर्शाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि ऐसे शो स्थानीय किसानों, मालियों और पर्यावरणविदों को अपनी रचनात्मकता दिखने का अवसर प्रदान करते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेले क्षेत्रों में निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं। सभी विभागों के समन्वय से कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। सुरक्षा है, आप देखिए चाक चौकस व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे। सारे हमारे मेला क्षेत्र जो है वो सीसीटीवी के द्वारा कवर्ड है और इसके साथ साथ हम ग्राउंड पे भी आप हमारे फुट सोल्जर रहेंगे और सादे में भी रहेंगे और हम पूरी तरीके से इक्विप भी रहेंगे ताकि किसी तरह की कोई घटना कारित नहीं होने पाए। पैरामिलिट्री के लोग आ भी चुके हैं, सेना के लोग यहाँ छावनी है और पूरी तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारे इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, ICCC है, वहाँ लगातार लोगों की बैठकें हो रही है। जो यहाँ फील्ड के अधिकारी हैं वो सभी के साथ समन्वय बना के चल रहे हैं। प्रयागराज की भूमि महाकुंभ के अवसर पर सभी भक्तजनों और श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए तैयार है।
महाकुंभ में धनुष के नर और नर नारी सभी पधार कर संगम में पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। साथ ही अलग अलग स्थान से आए हुए साधु संतों के आश्रम भी भक्तों की आस्था के केंद्र होते हैं। महाकुंभ की सारी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और तैयारी के अंतिम दौर में हैं। देखिए प्रयागराज से डीडी न्यूज के संवाददाता रामेंद्र की ये रिपोर्ट। ये महाकुंभ की धरती है जहां तमाम अखाड़े और साधु संत अपना आश्रम बना रहे हैं। यहाँ कहीं आपको वृंदावन दिखेगा, कहीं आपको अयोध्या दिखेगी, कहीं आपको काशी दिखेगा, कहीं संतों का समागम दिखेगा, कहीं अध्यात्म दिखेगा और कहीं उल्लास उत्साह दिखेगा। इस तरीके से इनका निर्माण किया जा रहा है कि जो लोग भी कुंभ की धरती पर आकर इनसे मिलना चाहते हैं, सत्संग सुनना चाहते हैं, वो इन आश्रमों में आएँ, सत्संग सुने और अपने जो संत महात्मा हैं, जो सन्यासी हैं, उनसे मिलें, उनको प्रणाम करें, नमन करें, इस धरती को नमन करें। इस तरीके से इसकी रचना की जा रही है कि किसी को कोई असुविधा ना हो और जो साधु संत आ रहे हैं उनको भी प्रॉपर जगह मिले और वो अपने अनुयायियों के साथ बैठ सकें। तो जब यहाँ आप आएंगे तो आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। यहाँ राम भी मिलेंगे, यहाँ कृष्ण भी मिलेंगे, यहाँ शिव भी मिलेंगे, यहाँ माँ पार्वती भी मिलेंगी और यहाँ राधा का चरित्र भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके के अलौकिक महाकुंभ होने जा रहा है। आप लोग अवश्य आइए और इस महाकुंभ के सहभागी बनिए। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, प्रयागराज। प्रयागराज की धरती पर संगम तट महाकुंभ के अवसर पर देश दुनिया के साधु संत, महात्मा, ऋषिगण और सनातन धर्मावलंबी पधार रहे हैं। संत महात्मा प्रयाग की धरती पर पहुंचकर भक्ति में लीन दिख रहे हैं। महाकुंभ को लेकर संत महात्मा का कहना है कि महाकुंभ की धरती आने मात्र से ही मनुष्य को सभी जन्मों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इस महाकुंभ में सभी सनातन धर्मावलंबी आना चाह रहे हैं, संगम स्नान करना चाह रहे हैं। जितने भी इस श्रेणी में आते हैं सभी लोग यहाँ पर आएंगे, सादर मज्जन करेंगे, स्नान करेंगे और संतों का दर्शन करेंगे। जो लोग, मुझे लगता है कि इस बार जो भी लोग महाकुंभ मेला में प्रवेश कर जाएंगे तो समझ लेना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्थ पुरुषार्थ जो होता है अपने सनातन धर्म में उनको प्राप्त हो जाएगा। तीर्थराज प्रयागराज में धर्म कर्म करने से तुरंत ही फल मिलता है। हमारे ऋषियों की परंपरा है, पहले से राम जी की परंपरा है, ये संतों की, ऋषियों की। प्रयागराज में सब ऋषि मुनि सब विराजमान होते थे और यहाँ स्नान किया करते थे, साधु संतों के खाल से लगते थे। हम लोग वैसे तो पूरे भारत में से जगह जगह से संत लोग आए हैं, हिमाचल से आए हैं, बद्रीनाथ से आए हैं, केदारनाथ से आए हैं, गौमुख से आए हैं और हम लोग वृंदावन से आए हैं। और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आज सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है जिससे कई इलाकों में दृश्यता शून्य बनी रही। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कोहरे से वाहनों की आवाजाही बाधित रही और दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानें भी प्रभावित हुईं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब समेत उत्तर पश्चिम और मध्य भाग में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में रविवार और सोमवार को तेज बारिश की अनुमान है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में भी कल गरज के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश और बर्फबारी होने की संभावना व्यक्त की है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे साथी शरद मुदगल को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।